अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। या रब मदद, उसके मुंह से आहड़ी अल्फाज निकले। दरवाजा टूट गया था और वो उसके सर पर खड़े थे। उसने बेयकीनी से अपने हाथ में लगी हथकड़ी को देखा और आंखें बंद की, इस उम्मीद पर कि सांस उसके जिस्म का साथ छोड़ दे। लेकिन नहीं, धड़कनें तो चल रही थी अभी। एक लम्हे के लिए उसे सब याद आया। उसकी जिंदगी किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के पर्दे पर उभरी थी और वो उनके साथ घसीटती चली गई। रुबाइशा, अपने नाम की पुकार सुनकर उसने आंखें खोली। हाँ, उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज थी लेकिन साकर ना हुई थी। हाँ, कुछ भी नहीं बदला था। जिंदगी तभी मुश्किल थी लेकिन अब जहन्नम बनने वाली थी। SHO दुरैत जजदानी आपन उसके कान के पास बोला तो उसने उन्हें आंख उठा कर देखा। तुम्हारा आखिरी सहारा है दुरैत जजदानी, उसे मदद मांगना। जिस थाने में तुम्हें लेकर जाया जा रहा है ना, वहाँ का SHO है। मैं फोन कर दूंगी उसे, मेरा भांजा है, वो सब संभाल लेगा। आहट में वो हल्का से मुस्कुराए। ये मुस्कुराहट उसने हैरानी से देखी। इस मुस्कुराहट में यकीन था कि जैसा वो कह रही है वैसा ही होगा। उसके दिल की धड़कनें अपने मामूल पर आई, जैसे जलते कवे पर जलते कोयले पर किसी ने पानी फेंका हो। उसके बाद उसने समीर से नजर न उठाई। वो जानती थी कि मोहल्ले का हर फर्द उसको देख रहा है। वो लोग जिन्होंने उसे कभी बिना हिजाब ना देखा था, आज उसे नंगा सर लिए हुए बिखरा हुलिया लिया देख रहे थे। कुछ की आंख में तमसर और कुछ की आंखों में हमदर्दी थी, कुछ के लबों पर उसके लिए दुआ। उसे वहां जाकर भी ऊपर नहीं देखा था। इस तला हकीकत को पीना बहुत मुश्किल था कि वो एक मुजरिम की हंसी से थाने लाई गई थी। इस लाकअप में बंद कर दिया गया था। वो एक कोने में दबक कर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। आंखों के बंद होते ही उसकी रूह को सुकून पहुंचा, जैसे किसी सफर से थक कर आई हो। मदद या रब, उसके दिल से पुकार उठी। रात के 8 बजे उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसका दिल एक बार फिर से धड़का। उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था। क्या नाम है उसका? उस मर्द की आवाज गूंजी। रुबाइशा हक। ओके, मेरे कैबिन में भिजवाओ उसे। उसने आखिरी आवाज उसकी सुनी और फिर उसे इस शख्स की कैबिन में पहुंचाया गया। बासत और दुरैत की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई थी। एक दूसरे के घर में आना अब आम सी बात थी, लेकिन बासत की तबीयत काफी रिजर्व सी थी। वो ज्यादा लोगों के हजूम और उनमें उठना बैठना पसंद नहीं करता था। यही वजह थी कि उसके दोस्त बहुत बेहद कम थे। अभी वो उनके घर दाखिल हुआ तो मुलाजिम ने उसे बताया कि दुरैत अपने कमरे में है। बासत ने दुरैत को बुलवाने का कहा और क्योंकि दुरैत ने ही उसे बुलवाया था आज साथ पढ़ने के लिए, उनके 10वीं जमात के इम्तिहानात नजदीक थे। दुरैत उसे कमरे में बुलवा लिया। वो जिसके कमरे की तरफ जा रहा था, पिछले लाइन से रोने की आवाज सुनता हुआ ठटका। कौन रो रहा है? आवाज से कोई बच्चा मालूम हुआ उसे। वो जाना नहीं चाहता था लेकिन इंसानियत आड़े आ गई। दुरैत की बहन वहां सीढ़ी पर बैठी हुई अपनी आंखें रगड़ती हुई आंसू साफ कर थी। क्या हुआ लिटर बटर कप? उसने उसके फूले हुए गालों को देते हुए उसे न्याय लख दिया। राबी ने पीछे मुड़कर देखा और वापस चेहरा झुका लिया। बासत को हैरानी हुई उसके इस तरह मुंह पोड़ने से, लेकिन शायद उसे जानती ना थी और वो कुछ कदम दूर वहीं उसके पास बैठ गया। वो छोटी सी बच्ची पीले फ्रॉक पहने हुए बुरे बालों को आगे से क्लिप लगाए, फूले गाल लिए हुए क्यूट थी बेहद। क्या हुआ बटर कप? मैं आपके भैया का दोस्त सुना, आप मुझे बता सकती हैं? बासत ने उसे कुरेदा। मैं नहीं बताऊंगी, उसने सुसु करते हुए कहा। क्यों? क्योंकि मैं सबसे नाराज हूँ। उसे कहते हुए मेरे फ्रॉक को उठाते हुए उसने नाक साफ किया तो वो मुस्कुराया। हो सकता है मैं आपकी नाराजगी दूर कर सकूं। उसे वह क्यूट सी लड़की पसंद आई थी। नहीं, बड़े लड़के अच्छे नहीं होते। उसे बात को देखकर एक बार फिर से आंखें रगड़ डाली, जो अब शुरू हो गई थी बार बार रगड़ने से। अच्छा, और वो क्यों? क्योंकि वो अच्छी बातें नहीं करते, वो हर्ट कर देते हैं। उसने कहते हुए आंखें रगड़नी चाही कि उसने उसका हाथ थामा। नो, हम किसी से नहीं हर्ट किया। मैं तो नहीं बताऊंगी। उन्होंने बोला है कि किसी को मत बताना, नहीं तो कल वो मुझे सजा मिलेगी। कौन? किसने कहा है? बस को हैरानी हुई। और उस घर में उसने किसी को नहीं देखा था तो वो किसकी बात कर रही थी? उस शख्स ने सर फिर से झुकाया। चेहरे पर तलख मुस्कुराहट उभरी। जल्द मुलाकात होगी आपसे मन्नत वकार। लेक्चर ओवर होते ही वो बाहर निकल गया। उसका रुख सामने वाली क्लास की तरफ था। वकार हसैन को कौन नहीं जानता था, बहुत एक बिजनेसमैन का बेटा था। सुतेला ही सही लेकिन था तो। उसका बाप इन दिनों वकार हुसैन से ही तो जलन का शिकार था, क्योंकि इस वक्त की तमाम बड़ी डील्स वकार हुसैन के हाथ में थी। उसे पता था कि उसे आगे क्या करना है। महसूस क्लास में दाखिल होते हुए उसने यहाँ वहां नजरें घुमाए। वहां पर मौजूद आधी लड़कियों ने उसे देखते हुए दिल पर हाथ रखा था। काली शलवार कमीज पर ब्राउन चादर कांधे पर डाले हुए स्लीवलेस कोहनी पर टकाए बाल जल से सेट किए गए थे। साफ रंगत और तराशे हुए हदोहाल के लिए वो जाजिब नजर था। उसके चेहरे की हरकती उसे दूसरों से मुनफिर बनाती थी। यह वजह थी कि वो ज्यादा किसी को मुंह नहीं लगाता था। वो जानता था अपनी कीमत। वो जानता था कि लड़कियां उसकी ख्वाहिशमंद रही हैं, लेकिन एक दो दोस्तों के अलावा उसने कभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था। वकार, मन्नत वकार हुई इस मन्नत वकार, उसने बुलंद आवाज में कहा। वो जो पिछले बेंच पर दबकी बैठी थी फौरन से पहले सर उठाया। सामने मौजूद शख्स की रोबदार शख्सियत को देते हुए उसके हाथों पर पसीना उभरा। जी,
उसने हिम्मत करते हुए उठते हुए कहा कि वो नहीं जानती थी कि सामने वाला कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि यहीं का स्टूडेंट है। आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बुला रहे हैं, गो नाउ, उसने सीरियस से अंदाज में कहा और बाहर निकल गया। मन्नत ने डरते हुए अपनी चीजें उठाई और बाहर निकल गई। अब उसे प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता नहीं मालूम था। वो खामोशी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे फ्लोर पर आई। उसे शदीद घबराहट का सामना था। वो उसे दूर से देखता पूरे इसरार से मुस्कुराया। उसने रुकते हुए यहाँ वहाँ देखा और फिर हिम्मत करते हुए पास से गुजरती लड़की को बुलाना चाहा, जिसने एक नजर उस पर डालकर उसकी बात सुनना मुनासिब न समझा था। उसने कुछ दूर खड़े हुए कासम दिलावर को देखा, जिसने उसकी क्लास का बताया था। शायद उसे गलत फहमी हुई थी कि उसने उसे गलत क्लास बताए थे, लेकिन साथ ही उस क्लास थी उसे ज्यादा मुश्किल ना हुई थी, इसलिए वो कासम दिलावर से दोबारा मदद लेने की गर्ज से आगे बढ़े। सुने, उसे धीमी आवाज में कहा तो वो फौरन उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो जो तब से उसे हवार होता हुआ देख कर मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कुराहट सिमटी। वो सीधा हुआ। प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है? उसने आंखें झुकाते हुए कासम दिलावर से दरियाफ्त किया। कासम का चेहरा पल में रोशन हुआ। उसे ऊपर से लेकर नीचे तक उसका एक बार फिर जायजा लिया। यह नजर दूर खड़ा वह बखूबी समझता था कि कैसी नजर थी। उसे सर चिटका के उसकी बिला से, आओ मैं लेके चलता हूँ, उसने कहा तो मन्नत ने सर हिलाया। सर हाँ हिलाते हुए उस पर तशक्कुर भरी नजर डाली और आगे बढ़े। कासम दिलावर ने चेहरा पीछे करते हुए कुछ दूर खड़े अपने दोस्तों को देखते हुए हबासा से आंख दबाई। अब उससे लिए हुए बेसमेंट की तरफ आया था। वहां आते ही मन्नत का दिल कुछ गलत होने के एहसास से दरका था। उफ़ो मेरे सर, उसे सर पर हाथ मारते हुए कहा। अब वो रोना भूलकर उसकी बातों में मगन थी। उन्होंने कैसे हर्ट किया? क्या आपको मार पड़ी है सबक ना याद करने पर? उसने इस्तफसार किया। उसे कुछ बताने को तैयार न थी तो वो थक कर उठ गया, लेकिन उससे पहले कि मुड़कर वापस जाता नजर सीधी उसके बाजू से टकराई जो स्लीवलेस थे। ये कहाँ से चोट लगी? क्या आपने अपने भैया को बताया? उसके बाजू पर लाल निशान देकर वो रुका और उसे देखकर पूछने लगा। उसे यहाँ वहाँ देखा और फिर उसे इशारे से बैठने का कहा तो वो हैरान होता वापस बैठ गया। पहले वो कुछ बोल नहीं रही थी और अब उसे बैठने का कह रही थी। ये मुझे मेरे सर ने हर्ट किया है, लेकिन किसी को बताना मत। उन्होंने कहा था कि वो मुझे मारेंगे। उसने राहदारी से उसके करीब होते हुए कहा। क्यों मारा है? क्या आपको सबक नहीं याद था? आपके बात ने दिलचस्पी ली। उसने गर्दन को नाम में हिलाया। वो ना कह रहे थे कि मैं उन्हें किसी दूं गाल पर, लेकिन मैं भैया के अलावा किसी से प्यार नहीं करती, तो किसी क्यों दूं? तो उन्होंने मुझे यहाँ जोर से पकड़ा और ये हो गया। उसने मासूमियत से कहते हुए आंखें पटपटाई। वो जो दिलचस्पी से सुन रहा था अब ठटका। वो क्यों? किसी मांग रहे थे? 10वीं क्लास का बच्चा था वो, सब समझता था। पता नहीं, वो तो रोज कहते हैं। और पता है, एक दिन उन्होंने जबरदस्ती मेरे गल पर हल्का सा काटा भी था। पासे ने माथे पर बल पड़े। वो कौन घटिया शख्स था जो ये सब काटा था? रूबी मेरी जान, ये कब हुआ? दुरेद बासित का इंतजार करता हुआ नीचे आया था, लेकिन यहाँ आकर वो उसकी आखिरी दो बातें सुन चुका था। बासित भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। भैया ऐसा तो रोज होता है, अब आप किसी को मत बताना, उन्होंने मना किया था। उसके चेहरे पर खौफ के आसार वादे थे। दुरेद चिजदानी के चेहरे पर सच तासा छा गए। उसने मुठ्ठियां बिछी। ये पहली बार था कि उसे गुस्सा आया था। उसे दो डके के मुलाजिम की हिम्मत कैसे हुई? वो चलाया तो रूबी सहम गई। दुरेद, बासत ने बोलते हुए उसे राबी की तरफ देखने को कहा जो इतनी सी आवाज पर सहम गए थे। कासम ने उसे देखा था जो अब यहाँ वहां देख रही थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं था। उसने अब कासम को देखते कहा तो वो अजीब से अंदाज से मुस्कुराया। हमारी यूनिवर्सिटी का रूल है कि हम हर फ्रेशनर को बेसमेंट दिखाते हैं जहाँ बैक डोर है। कोई मसला हुआ तो यहाँ से निकलना है तुम्हें। उसने बिना सोचे हुए अपनी फजूल सी हाँकी थी। उसे सिगरेट सुलगाने उसे देखा जो हसीन थी। उसे दुपट्टे ने खुद को डांपा हुआ था सारा। मुझे वापस जाना है, मन्नत ने डरते हुए कहा। ओके चलते हैं, लेकिन एक शर्त पर। कासिम तलावर ने हंसते हुए कहा। क्या? मन्नत को अब हो फरा था। यही वजह थी कि उसके जिस्म में एक लजर तारी हो चुका था। ये पियो, उसने अपने लबू पर दुबाया सिगरेट उसकी तरफ बढ़ाया। आहर ये सब तो करता था वो, नौजवान नस्ल को उन सब पर लगाना। अब इसने अपना पहला शिकारी ढूंढते हुए यही किया था। मैं नहीं पीती, उसने सीढ़ियों पर काफी लड़कियों को सिगरेट सुलगाते हुए देखते हुए कहा। तो अब पियो, अच्छी होती है ये। दिलावर ने सिगरेट का एक कच उस पर छोड़ते हुए कहा तो वो खांसते हुए दूर हटी। सीढ़ियों पर किसी का साया देते हुए सिगरेट उसके हाथ में पकड़ाता हुआ फौरन बैक डोर से निकला था। और मन्नत बकार वो तो सिगरेट उसके दुमे के साथ वहीं पर खड़ी रह गई थी। सामने शख्स को देख कर खड़ा हुआ और इसमें उम्मीद जागी। यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस नहीं है, मुझे नहीं मिल तुम सिगरेट पीती हो? उफ, उसने ड्रामाई अंदाज में कहा। नहीं तो ये मेरा नहीं है। तुम्हें यूनिवर्सिटी के रूल्स नहीं पता, ये सब करना मना है यहाँ। उसने संजीदगी से कहा और उसके नजदीक हुआ। मन्नत तो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हुआ क्या है। उसे घसीटता हुआ ऊपर लेकर जाने लगा। उसके हाथ से सिगरेट वो थाम चुका था। हकीकत उसे पता नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि यह हरकत इस डरपोक लड़की की नहीं। लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता था जिसकी भी हो। उसे तो पहला मौका मिल चुका था। उसने उसे प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर लाते हुए बाहर खड़े गार्ड्स को देते हुए अंदर जाने की इजाजत मांगे। वो गार्ड उसकी पहुंच से वाकिफ था। उसने उसे जाने दिया। वो अंदर दाखिल हुआ तो प्रिंसिपल ने दोनों को देखा। सर, ये लड़की बेसमेंट में सिगरेट नोशी करती हुई पाई गई है।
मन्नत जो कब से ये सब समझने की कोशिश में हलकान हो रही थी, चौंकते हुए फौरन सर उठाया। फ्रेशनर? प्रिंसिपल ने इस्तफसार किया। जी सर। आपको कैसे पता कि ये बेसमेंट में है? सर मुझे कुछ गलत लगा तो मैंने उनका पीछा किया और ये उसे सिगरेट उसके सामने किया। ओके जाए यहाँ पर। उन्होंने कहते हुए उसे बाहर भेजा तो वो भी एक नजर उस पर सफेद पड़ते हुए चेहरे पर डालकर बाहर निकल गया। योर नेम? सर मैंने कुछ नहीं किया। तब से आंख में अटके आंसू अब बल बल कर बाहर निकले थे। योर नेम? मन्नत। फुल नेम? मन्नत वकार। वकार हुसैन। उन्होंने कुछ सोचते हुए पूछा। क्योंकि 2 दिन पहले ही वकार हुसैन की तरफ से कॉल मौसूल हुई थी। जी। उसने आंसू चेहरे से रगड़ते हुए कहा। ये सब? उन्होंने उसके डर और आंसू से कहीं से नहीं लग रहा था कि वो मासूम लड़की ये हरकत कर सकती है। वो वकार हसन ने उन्हें खास तौर पर उसकी हिफाजत करने की तनबीह की थी। ओके मन्नत, तो बताएं क्या हुआ था? उसने डरते हुए उन्हें सब बता दिया तो उन्होंने सर हिलाया। क्या नाम था इस लड़के का? मुझे नहीं पता। ओके कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई मसला हो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकती हैं। यो मे गो नो, उन्होंने कहा तो उसने नम आंखों से सर उठाया। अगर ये बात उसके बाबा को नहीं। वो बाहर निकली तो वो कुछ दूर खड़ा शायद इसी का मुंतजर था। वो पास से गुजरी और रुकी और अपनी नम मासूम झील जैसी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। आई हेट यू, ये 3 लफ्ज अदा करते हुए उसकी आवाज टूट गई थी। वो दौड़ते वहां से निकल गई। ये पहली बार उसने सुना था उसके लिए और अब न जाने कितनी बार सुनने वाला था। उसने 11:15 का इंतजार न जाने कैसे किया था और फिर वक्त आन पहुंचा था। वो खामोशी से उस शख्स के साथ बाहर निकल गई। किसी ने भी उनसे नहीं पूछा था कुछ। शायद धोरेत जजाने का खौफ था। वो बाहर गई तो वो अपनी गाड़ी में मौजूद था। वो पीछे बैठते उसने गाड़ी जन से भगाई और मेन रोड पर डाली। तुम्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? उसने सामने वाला आईना उस पर सेट करते हुए कहा। नहीं। उसने कहते हुए खिड़की से बाहर देखा। मेरे फ्लैट। उसने कहते हुए कुछ जांचना चाहा लेकिन लड़की के चेहरे के तासात होंठ से उसे सर झटका। सब एक जैसी होती हैं। उसे दिल में सोचा और गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। आज उसे आपा का फोन आया था कि वो उस मोहल्लेदार लड़की को बचाना चाहती थी जो उनके दोस्त की बेटी भी थी। उसने वैसे ही किया था। उनका कहना था कि वो उसे उनसे आम से 2 साल के लिए गायब कर दे। उसकी सुतली माँ और ताया की जमानत कल होने वाली थी जिससे वो अनजान थे। उसके बाप को इंसाफ नहीं मिला था। वो ऐसा जो कैसे उसे वहां से निकलवा लाया था उसे आंधे कानून को देती वो मन ही मन में मुस्कुराई। वो तमाम लोग जो ऊंचे ओहदों पर फाइज हैं उनसे कभी नहीं पूछा जाता कि वो क्या कर रहे हैं। उसके चेहरे की तलख मुस्कुराहट आगे बैठे हुए दुरेद जिजदानी ने भी देखी थी। उसने गाड़ी झटके से रोकी तो उसके पीछे उतरी। उसके साथ ही उसके पीछे चलने लगी। तीसरी बिल्डिंग के रूम नंबर 46 में आए थे। वो फ्लैट अच्छा खासा वसी था। उसने उसे देखा जो जूते उतारता हुआ अब वहीं सामने सोफे पर बैठ गया था। बैठ जाओ लड़की, उसने कहा था। वो भी बैठ गए। इससे 1 साल में क्या करोगे? जाहिर सी बात है अपने आप को पालने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। उसने सर उठाकर स्ट्रेस को देखा। ऐसे मत देखो, तुम सारे काम मेरी करोगे बिना मुआवजे के। भाई तुम्हें इस जेल से निकलवा कर लाया हूँ, इतना तो बनता है। उसने सर हिलाया। आगे क्या हमारे वाला था वो अनजान थी। आगे क्या होने वाला था वो अनजान थी लेकिन थोड़ी सी पुरसकून थी कि जिंदगी की काल कोठरी में तो नहीं गुजारनी पड़ेगी ना। कहीं भी काम कर लूंगी। आपको एक जगह इतने एहसान मैं एक साथ नहीं करता। आज ये कर दिया है, वक्त के साथ हो सकता है कि आगे भी कर दूं। उसने जुमाई लेते हुए बेजारी से कहा। यहाँ मेरे कमरे के अलावा एक गेस्ट रूम है। अब वो तो तुम्हें नहीं दे सकता। ये बाहर लॉन्च है और एक स्टोर जहाँ रहना है देख लो। वो कहता हुआ उठकर चला गया तो उसने इस फ्लैट में मौजूद आड़ी दरवाजे की तरफ देखा। उसकी तरफ चले गए। वो एक छोटा सा स्टोर रूम था लेकिन ज्यादा सामान न था। वो सफाई को कल पर डालती हुई चादर वहीं पर रखती वहां पर मौजूद गद्दे पर लेट के जो वहीं पर पड़ा था कि उसके सांप इस कदर थक चुके थे कि वो बस नींद लेना चाहती थी। और फिर वो कल की फिक्र से आजाद आंखें मूंद गई, ये जाने बिना कि जिंदगी उससे कैसे कैसे इम्तिहान लेने वाली है। धुरैत तुम बुलाओ से फोन करके। बासत ने उसे आंखों से ठंडा रहने की तलकीन की। धुरैत ने पीछे जबरों से मुलाजिम को आवाज देते फोन लाने को कहा। पापा को वो भी बाद में बताता या फिर शायद बताता ही ना। उसकी बैंक का मामला था। बाप के घर आने का इंतजार नहीं कर सकता था। वो तैश से यहाँ से वहां चक्कर लगाने लगा। जवान हूं था जो जोश मर रहा था। रुबाब बैठ जाए, उसे डरता देखा बासत ने कहा तो वो बैठ गई। धुरैत बैठ जाओ। बासत ने धुरैत को भी खामोशी से बैठने का इशारा किया। ये कब से हो रहा है? बासत ने पूछा। सर ऐसे ही करते हैं, उसने सादगी से जवाब दिया तो धुरैत का गुस्सा मजीद बढ़ा। आपको पता है उसे क्या कहते हैं? बासत ने कहा तो उसके साथ धुरैत ने भी सर उठाकर उसको देखा। उसने नाम में सर हिलाया। धुरैत को तो वो अब देख भी नहीं रही थी क्योंकि वो चलाया था। इसे बैड टच कहते हैं। इसे बैड टच बोलते हैं जब कोई आपको हाथ लगाए और छूने की कोशिश करे तो समझे कि अच्छा नहीं है। आपको फौरन अपने बाबा और भैया को बताना है। बासत ने उसे समझाया। वो गौर से उसे सुन रही थी। धुरैत ने उसे देखा जिसकी बहन को समझा रहा था। जब भी आपको लगे कोई आपसे ऐसी बात कर रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रही और अच्छी ना लगे तो फौरन वो जगह छोड़ दें। किसी भी अनजान शख्स से ना ही बात करनी है ना ही उसके बात सुननी है और टच तो किसी को करने नहीं देना। और
उसे ध्यान से सुनते हुए सर तेजी से हाँ में हिला रहे थे। अब आपको पता चल गया ना कि बैड टच क्या होता है, बातें उसे देते हुए कहा तो उसने सर हाँ में हिलाया। ओके गुड गर्ल। बाबा और भैया के अलावा किसी की बात नहीं मानी। ओके चलो जाओ बाकर देख कर आओ कि आपके बाबा आगे हैं या नहीं, उसे बेचने की खातिर कहा। उसने दरेद को देखा जो तशकर पर नजर से सोच देख रहा था। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, अपनी बहन को भी मैं ये सब समझा चुका हूँ, मुझे ये आसान लगा तो बता दिया। बासत ने कहा तेरी बहन? दुरेद ने हैरानी से पूछा। लंबी कहानी है फिर कभी। दुरेद ने उसे कड़ी बातें से गले लगाया और नम आंखों से मुस्कुराया। इसे हीरे जैसे दोस्त मिला था, शायद वो इतने अच्छे से रबाब को ये सब ना बता पाता। ये सब बातें उसकी माँ की बताने वाली थी, लेकिन वो तो थी नहीं, तो ये सब अब उसका फर्ज बनता था। उसके बाद उसने कोई क्लास ली नहीं थी। पहले दिन ये सब उसका नन्हा दिमाग सह नहीं पा रहा था। वो बाहर निकली, उसके बाप ने ड्राइवर को वहीं रुकने का कहा था। सो वो इन्हीं के साथ ये कहती हुई बाहर आ गई कि आज पहले दिन एक ही क्लास थी। वो घर चलेगी और सारा दिन अपने कमरे में बंद रही। उसे नहीं जाना था वहीं वापस इस जगह जहाँ इतने गंदे लोग थे। तबरेज शाह ने उसे जाता देखा था, उसका दिल खाली था। इन सब के बाद वो कंधे उचकाता हुआ आगे बढ़ गया। फिर सारा दिन वो उसे कहीं नजर नहीं आई थी, शायद जा चुकी थी डरपोक हिरनी। उसने पहला खिताब दे दिया था उसे। आज पहली मुलाकात इन दोनों को अच्छी तो हरगिज ना थी, शायद आगे भी ना होने वाली थी। उसने कभी ये फजूल की हरकतें उससे पहले ना की थी, लेकिन अब कर रहा था एक खास मकसद के तहत। वो घर आकर अपने कमरे में चला गया कि घर में भी उसकी कान किसी से ज्यादा बनती थी। शाम के खाने की मेज पर उसकी माँ और सौतेला बाप मौजूद था। कब खत्म हो रहा है तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर? उसके बाप ने मुंह में रुमाल डालते हुए पूछा। 4 महीनों में, मैं उसने बिना की तरफ देते हुए जवाब दिया। उसकी माँ मसफून पर मसरूफ थी खाने के साथ। वैसे भी उन्हें कहाँ किसी चीज में दिलचस्पी हुआ करती थी। उसके बाद बिजनेस में आओ, बहुत पैसा लगाया है तुम पर मैंने, जरा मुझे भी फायदा पहुंचाओ कोई। जी डैड जल्दी। उसका सौतेला बाप उसका आइडल रहा था हमेशा से। वो उन्हीं की तरह कामयाब बनना चाहता था। यही वजह थी कि उनकी हर तलख बात को भी बिना कुछ कहे सहा जाता था। मैं जल्दी आपको फायदा पहुंचाऊंगा डैड, उसने दिल में सोचते हुए फैसला किया था, जिस पर उसे इन्हीं 4 महीनों में काम करना था। सुबह वो उठी तो वो जा चुका था। उसने दुपट्टा बांधा और काम में जुट गई। वो फ्लैट बाजार तो साफ दिखा था, लेकिन था नहीं। सारा सामान घर के दरवाजों अलमारी में छुपाया गया था कि घर साफ दिखे। उसे सब निकाल कर कूड़े का एक थैला बना डाला था और अब उसकी कमर की हालत नाजुक थी। शाम के 7 बजे उसे सारा फ्लैट सवाए उसके कमरे का चमका डाला था। उसे उसके कमरे में जाना मुनासिब न समझा था। यही वजह थी कि उसके दरवाजे के पास भी वो नहीं गए थे। सुबह उसने किचन में मौजूद डबल रोटी के 2 पीस खाए थे और अब उसकी भूख से जान निकल रही थी कि लेकिन घर में खाने को कुछ ना था। वो बार बार पानी पीकर खुद को तसल्ली देती कि शायद वो आता सामान ले आए। शाम 8:30 उसकी वापसी हुई थी। घर साफ देते उसके दिल पर अच्छा तासर पड़ा था। उसने खाने का शावर किचन में रखा तो उसकी भूख फिर से चमक उठी। खाना निकालो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो कमरे में चला गया और कुछ देर बाद जो उस पर अच्छा तासर पड़ा था वो पल में जायल हुआ। लड़की, वो चीहा। वो जो सामान निकाल रही थी चूंकि उसकी तरफ गई। मेरा कमरा किसने साफ करना था? वो घुराया। वो मुझे लगा आपको बुरा लगेगा। किस चीज का? उसने बेजारी से उसकी शक्ल देखी। वो जो दुपट्टे में लिपटी थी, आपकी पर्सनल चीजों को हाथ लगाने से, इसलिए नहीं किया। उसकी आवाज से ही डर गई थी, लेकिन हिम्मत करते हुए बोले, घर की मुलाजमों को इजाजत होती है तो तुम ही कर सकती हो। कल मुझे ये साफ मिले। उसने पल में उसकी औकात याद दिलाई थी। उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया। उसका दिल पल के लिए दुखा था, लेकिन फिर उसने गहरी सांस पड़ी कि यही जिंदगी थी अब। लेकिन अब तक वो महफूज थी। वो कैसा भी था, कम कम उसके साथ हद में रहा था, ना ज्यादा बात की थी। उसके लिए यही बात से राहत है। उसने सामान निकाला जिसमें एक टैन और बिरयानी का एक बड़ा डिब्बा था। तो क्या वो उसके लिए कुछ नहीं लाया था? उसे फ्रेश होते हुए उसे खाना मंगवाया था तो वो लेकर आई और वहीं पर खड़ी रही। उसने खाना शुरू किया तो वो वापस किचन में आकर स्टूल पर बैठ गई। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अब पानी भी उसे राहत नहीं दे सका था। वो वहीं पर बैठी अपनी किस्मत को सोचती रही। अपने घर में उसे कभी भी सारा दिन के लिए भूखा तो ना रहना पड़ता था। वो उठकर चला गया तो उसके बर्तन उठाने गई। टीन खाली था, लेकिन बिरयानी की प्लेट में कुछ बिरयानी बाकी थी। उसकी प्लेट के हालात काफी बुरे थे। उसकी जूठी हड्डियां उसमें मिक्स पड़ी थी। उसका इस्तेमाल शुदा टिश्यू भी इन्हीं चावलों में फेंका गया था। वो फौरन किचन में उसकी प्लेट लेकर आई और टिश्यू और हड्डियां निकालते हुए वहीं स्टूल पर बैठी उसका बचा हुआ खाने लगे कि अब ना कुछ खाती तो बेहोश हो जाती। इस 6-7 नवालों से सब कुछ तो आसरा हो जाता। वो जल्दी जल्दी खाती, 2 गिलास पानी के साथ अंडेल चुकी थी। वो जिसे चाय का कहने आया था उसे देखकर चौंका। जो उसका जूठा तेजी से खा रही थी। उसने पहली बार किसी को जूठा खाते देखा था। लड़की, उसे पुकारा तो वो चौंकी। वो जट से पहले उड़ गई। सॉरी, वो मैं लिस्ट बना दो, कल घर का सामान आ जाएगा। वो कहता हुआ बिना चाय का कहे निकल गया कि शायद चाय का सामान भी ना हो तो उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। वहां वो जो शर्मिंदगी के समंदर में गिर गए थे। उसने प्लेट धोकर रखी और वापस अपनी चाय पना की तरफ चली गई कि अब खाना खाते
تھکاوٹ سے اسے فوراً نیند آ جاتی۔ اس نے آنکھیں موندے خود کو زندگی میں آنے والی نئی جنگوں کے لیے تیار کیا۔